बहुत सारे इवल्स हैं ना हमारी सोसाइटी में, सो व्हाई दिस स्पेसिफिक थिंग, इट इज़ बिकॉज मैं अपने इसको बैकअप करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। कुछ आयरॉनिकल स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास जो कि बहुत अलार्मिंग भी हैं। दिसंबर 2018 में पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्टेटमेंट दी थी कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इस्लामाबाद दे आर अब्यूजिंग ड्रग्स। जो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं उनके हमारे पास परसेंटेज 50% से अबव है, जबकि जो यूज़ कर रहे हैं या जो उनको ट्राई कर रहे हैं वो बहुत ऑब्वियसली इससे भी बहुत ज़्यादा है। एंड वी ऑल नो दिस वेरी वेल, हम सब यहाँ पर मोस्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, एंड वी नो दिस फॉर इफेक्ट कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट इस्लामाबाद। यहाँ पर स्पेसिफिकली इस्लामाबाद को मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में, लेकिन बीट लाहौर, बीट रावलपिंडी, बीट मुल्तान, बीट कराची, बीट मुल्तान, किसी भी जगह पर हो तो वहाँ पर ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ बल्कि हमारे जो कॉलेजेस हैं एंड अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली इवन स्कूल्स जो हैं वो इस चीज़ से भी अब वहाँ पर भी ड्रग कल्चर देखने में मिल रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर प्रॉपर ग्रुप्स बने हुए, ग्रुपिंग हुई हुई हैं जो कि ना सिर्फ इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं बल्कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। इन पाकिस्तान 2019 की एक रिपोर्ट है जो हमें ये बताती है कि इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट 50,000 ड्रग एडिक्ट्स दे एड अप ईच ईयर। एंड द थिंग दैट इज मोर इरॉनिकल इज दैट कि एक चीज़ इतनी एक केवल हमारी सोसाइटी में इतना बढ़ रहा है, इतने रैपिड रेट पर बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल वी डू नॉट हैव एनी रिसेंट ऑफिशियल स्टैट्स फॉर दैट। इवन द लेटेस्ट वन दैट डेट बैक टू 2018 से 2020 के दरमियान का जो टाइम है उसके हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई स्टैट्स नहीं है रिसेंट। दैट टू जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कोई रिसर्च कंडक्ट की, उनकी किसी स्टडी से हमारे पास स्टैट्स आते हैं। सो देयर इज अ डायर नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक एंड टू बी वेल अवेयर ऑफ दिस इवल की ऐसा क्यों है कि हमारी यूथ इतनी ज़्यादा इसकी तरफ जा रही है और इसको किस तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है। सो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट हम इस टॉपिक का कवर करेंगे और एक कम्युनिटी एस्पेक्ट कवर करेंगे। So first of all, I'll be discussing its individual aspect, while Noor will be shedding light on the broader picture, that is how community is affecting and how community is being affected by substance abuse. So इसके अगर सबसे पहले हम causes देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल ड्राइवर्स में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास आता है वो पीयर प्रेशर और सोशल ग्रुप्स का आता है। साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि एक इंडिविजुअल में बाय डिफॉल्ट एक इंडिविजुअल जो है वो सीख करता है कंफर्मिटी, सोशल नॉर्म्स की, एंड उनके अंदर एक इनेट डिज़ायर होती है टू सीक सोशल एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोशल ग्रुप्स एंड द पीयर दैट दे आर अ पार्ट ऑफ, एंड टू सीक दैट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। वो इस चीज़ में इंडल्ज होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर अब स्पेसिफिकली अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं तो वी नो कि देयर आर सच ग्रुप्स जो इस चीज़ में ना सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं बल्कि इस चीज़ को इनकरेज भी कर रहे होते हैं, इस इवल प्रैक्टिस को। एंड यू नो इट हैज़ बिकम न्यू कूल और एक ट्रेंड बन चुका है ड्रग्स यूज़ करना, और स्पेसिफिकली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और अगर कोई इस नहीं कर रहा, कंफर्म नहीं कर रहा इन नॉर्म्स के साथ या इस चीज़ पे नहीं करा तो उसे एक आउटकास्ट वाली फीलिंग दिलाई जाती है। एंड स्टेटमेंट्स लाइक एक दफ़ा कर ले, एक दफ़ा से क्या होता है, एक दफ़ा ट्राई कर लो, एक एक्सपीरियंस कर लो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पंप करती हैं एक इंडिविजुअल को कि वो कंफर्म करे और वो फिर इट लीड्स टू देन सब्सटेंस अब्यूज़ या सब्सटेंस यूज़ में जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं। जस्ट आउट ऑफ दैट जो फोमो उन्हें दिलाया जा रहा होता है, जस्ट टू टैकल दैट दे आर पम्प्ड टू टेक दिस स्टेप। रिसर्च हमें ये बताती है कि पीयर प्रेशर अलोन हैज़ कॉज्ड 21% ऑफ टीन्स वर्ल्ड वाइड टू यूज़ एन इलिसिट ड्रग एट लीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम, विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग। सेकेंड जो ये हमारे पास एक पर्सनल फैक्टर था, इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड फैक्टर आता है जो अपना रोल प्ले करता है इस चीज़ में, ड्राइविंग एन इंडिविजुअल टू सब्सटेंस यूज़, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। और उसमें हमारे पास दो मेन चीज़ें आती हैं। एक तो उसमें सेल्फ एस्टीम और आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है एरिक्सन जिसने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस दिए थे, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट स्टेजेस उसने दिए थे, और उसने ये कहा था कि जो टीन एज हमारा एज ब्रैकेट होता है उसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है एक इंडिविजुअल की। और अगर वो आइडेंटिटी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो सकेगी, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेगी, तो लेटर ऑन इन लाइफ उस इंडिविजुअल को आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना रहेगा, जिसमें वो अपने बारे में श्योर नहीं होता, मैं क्यों हूँ, मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरा क्या काम है, अपनी आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूजन जो होती है, सेल्फ इस्टीम लो होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। एंड वी नो दिस वेरी वेल कि हमारे
की जो यूथ है प्रेजेंटली, जनरेशन जी की जो यूथ है, उसमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस पाया जाता है और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक सोशल मीडिया ने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया वर्ड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूथ में पाई जाती है और सेल्फ इस्टीम लो है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं दैट माइट प्ले देयर रोल एंड दे लीड एन इंडिविजुअल टू द ड्रग यूज़। सेकेंड चीज़ जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाती है आइडेंटिटी क्राइसिस और सेल्फ इस्टीम के बाद, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं। रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जब बहुत सिवियर हो जाते हैं तो देयर इज अ कोमॉर्बिडिटी विद, दे डू हैव कोमॉर्बिडिटी विद सब्सटेंस यूज। मतलब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जिस तरह हमारे पास डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इवन सम केसेस में पीटीएसडी भी, जब ये बहुत, इनका रेशियो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, या बहुत सिवियर केसेस जो हैं इन डिसऑर्डर्स के, उनमें लाजमी हमारे पास एक 50% हमारे पास रेशियो ऐसी है इंडिविजुअल्स की जिनमें ये मेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत सिवियर थे, एंड अलॉन्ग विद दैट सब्सटेंस अब्यूज भी उसमें था। तो ये वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि अलॉन्ग विद पर्सनल फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। ऑब्वियसली इनको आप, ये इरेडिकेट नहीं हो सकते एज लॉन्ग एज यू ट्रीट देम। थर्ड जो है, विच इज़ लास्ट बट इट इज़ definitely one of the biggest reason, that is individuals using drugs as a coping mechanism. Coping mechanism क्या होता है? Coping mechanism वो behaviors होते हैं जो कि एक individual utilize करता है। ऐसे behaviors किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को कोप अप करने के लिए या उससे डील करने के लिए आप जो बिहेवियर्स एग्जिबिट करते हो, उन्हें कोपिंग मैकेनिज्म कहा जाता है साइकोलॉजिकल टर्म में। अब हमारी यूथ को ना एक एस्केप मिल गया है, कोई एकेडमिक इशू है, फैमिली इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिल रही, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, या ब्रेकअप हो गया, कोई भी इशू है, तो क्योंकि वो उसको सामना नहीं करना चाह रहे होते, उससे एस्केप चाह रहे होते हैं, और ड्रग्स की सूरत में एक इजी एस्केप उन्हें लग रहा होता है कि हमारे सामने एक इजी एस्केप है, विच इज़ नो डाउट कि आपको एक टेम्प्रेरी एस्केप मिल रहा होता है अपनी सारी टेंशन से, क्योंकि ड्रग्स जो हैं वो आपकी सेंसेशंस को नम कर देते हैं, तो आपको उससे ना एक इजी एस्केप उस फॉर द टाइम बीइंग तो मिल गया, बट इट इज़ श्योरली वन ऑफ the worst and the most destructive coping mechanism ever जो कि आप यूज करते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सिवियर इफेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली देयर आर मैनी अदर कॉजेज एज वेल जो लीड करते हैं एक इंडिविजुअल को ड्रग यूज की तरफ, सब्सटेंस यूज की तरफ, लेकिन ये तीन सबसे मेन है, और अभी हम ब्रीफली इन्हीं तीन को डिस्कस कर रहे हैं। या तो हमने देख लिया कि ये रीजन, क्योंकि जब तक हम रूट कॉज किसी इवल को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रूट कॉज उसका नहीं समझेंगे, हम उसको इरेडिकेट नहीं कर सकते, उसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स दैट आर इंडल्जिंग इन सब्सटेंस यूज, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडिविजुअल लेवल पर। इसमें तीन हम एरियाज डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेल्थ इफेक्ट्स, विच इज वेरी मच ऑब्वियस। यू बाय अ पैक ऑफ सिगरेट फ्रॉम द मार्केट और उस पर सबसे ऊपर लिखा होता है सिगरेट तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। हमारी स्क्रीन्स पर कोई ऐसा सीन अगर शो किया जा रहा है जो जिसमें स्मोकिंग है या ड्रग यूज़ है किसी भी तरह का, तो उस पर लाजमी साथ ये लाइन भी टैग हुई हुई होती है। तो छोटे बड़े हर एज के इंडिविजुअल को ये एहसास है, जो ड्रग यूज़ कर रहा है उसे भी पता है, जो ड्रग्स यूज़ नहीं कर रहा उसे भी पता है कि हेल्थ इफेक्ट्स इसके बहुत सिवियर हैं। वी हैव बीन स्टडिंग दिस आई गेस सिंस 8th और 9th, कि जब से हमने जो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, हम जब डिजीजेस पढ़े होते हैं ना, तो उसकी इटियोलॉजी में एक जो सबसे कॉमनली अकरिंग इटियोलॉजी में होता है वो यही होता है स्मोकिंग, सब्सटेंस यूज, अल्कोहल कंजम्पशन, मतलब ड्रग अब्यूज, बहुत सारे, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस जिसमें आपके पास डिफरेंट तरह का कैंसर है, आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, ओरल हैं, बहुत सारे हैं जो सिर्फ ड्रग अब्यूज की वजह से हो रहे होते हैं। तो वो जो हमने देखा ना कि हमारा अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हम डेवलप तो कर लेते हैं, लेकिन जो कि हमें उस टाइम टेम्पररी प्लेजर भी दे रहा होता है, बट लॉन्ग टर्म में देयर आर उसके बहुत जो है ना सिग्निफिकेंट फिजिकल और मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंडली उसके बाद हमारे पास एकेडमिक्स एंड कैरियर आ जाता है। जब यहाँ हम बात यूथ की कर रहे हैं तो वी नो एज अ फैक्ट कि इस एज में जो आपके पास एज है फ्रॉम 20 to 35, ये जो एज है यंग एडल्ट्स की और एडल्ट्स की, यंग एडल्ट्स में आपके पास आपके जो एकेडमिक्स हैं वो आपका फोकस, मेन फोकस होना चाहिए, एंड जब आप एडल्ट में लाइफ में एंटर हो जाते हैं तो वहाँ आपका करियर आपका फोकस होना चाहिए। बट एज सून एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, उसके जो इफेक्ट है उसके माइंड पर और ब्रेन पर वो बहुत जल्दी होने लग जाता है। लर्निंग स्लो हो जाती है, मेमोरी लॉस होता है,
जो आपके ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ हैं और जो पोटेंशियल है आपके ब्रेन का, वो आप लूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। और आपकी जो प्राइम एज थी जिसमें उसे फ्लरिश करना चाहिए था, वो फ्लरिश करने के बजाय वो वहाँ से डिक्रीज़ होने लग जाता है। उससे भी जो उसकी करंट स्टेट है, उससे भी कम होने लग जाता है। वो भी आपके प्राइम ईयर्स में, जो कि ऑब्वियसली इट कॉस्ट यू, आपको लाइफ टाइम उसके लिए जो है फिर बाद में रिग्रेट्स होते हैं। यू हैव टू फेस दैट मैन। लास्टली बिहेवियरल चेंज, जो इंडिविजुअल पर जिसका इफेक्ट आता है वो बिहेवियरल चेंज की सूरत में होता है, बट इट इज़ एन इफेक्ट दैट इज़ नॉट वेरी नोटेबल स्टार्टिंग में। ये तब नोटेबल होता है जब व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अब्यूजिंग अ सब्सटेंस। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ तो इतना आप बिहेवियरल चेंज देखने में नहीं मिलता, या इतना बिहेवियर पर इफेक्ट उस तरह से नहीं आता। बट व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अब्यूजिंग अ सब्सटेंस, तो वहाँ पर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जिस तरह से एग्रेशन होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उन इंडिविजुअल्स में, एंजाइटी हो जाती है, इवन इट मे लीड टू डिप्रेशन एज वेल। रेस्टलेसनेस होती है, स्लीपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मूड स्विंग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, दे टू अराइज फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज। तो मतलब एक इंडिविजुअल की पूरी पर्सनैलिटी उससे अफेक्ट हो रही है। यहाँ पर अल्टीमेटली अल्टीमेटली ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक इंडिविजुअल पूरा का पूरा करप्ट हो रहा है, और एक इंडिविजुअल क्या है, एक सोसाइटी के बिल्डिंग ब्लॉक है ना इंडिविजुअल्स। तो जब एक इंडिविजुअल करप्ट हो रहा है तो उससे पूरी सोसाइटी अल्टीमेटली करप्ट होगी। ये जब आगे हम कम्युनिटी इम्पैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में कवर किया जाएगा। बट ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब हम सब्सटेंस अब्यूज़ की बात कर रहे हैं और उसके इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पर तो होते हैं, बट वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक लिमिटेड नहीं रहते, उसके आगे भी बहुत वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को फिर क्योर किस तरह से किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किस तरह से किया जा सकता है, जब एक इवल हमारी सोसाइटी में इतने वाइड, इतने रैपिड रेट पर फैल रहा है, तो हम किस तरह से उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे और भी मैकेनिज्म्स हैं। यहाँ पर 3 चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है, और यहाँ पर जो 3 स्टेप्स हैं या मैकेनिज्म्स हैं, ये एक्चुअली उन्हीं 3 कॉजेज़ को एड्रेस कर रहे हैं जो पीछे हमने 3 कॉजेज़ पढ़े हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी है कि यू एज एन इंडिविजुअल नीड टू बी strong, responsible, and conscious about the decisions that you are making, and the impact of those decisions on not just your life but on yourself as well as all the spheres of your life। कि आपको पता होना चाहिए आप क्या डिसीजन ले रहे हो और उसके इम्पैक्ट से आपको अच्छी तरह से यू मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट दैम। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनी है आपकी जो कि ड्रग्स में इन्वॉल्व है किसी भी तरह की, चाहे वो छोटी से छोटी स्मोकिंग तो इतनी कॉमन हो गई है हमारे इर्द गिर्द कि हम उससे तो कोई इवल समझा जाता ही नहीं है, क्योंकि वी हैव बिकम सो डिसेंसिटाइज्ड टू दैट, राइट। लेकिन हमें बाकियों के लिए ऐसे ही डिसेंसिटाइज नहीं हो जाना, एंड वी नीड टू शो सम टू दैट। सो आपको, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, तो यू नीड टू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम देम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि मैं तो बहुत मेरी पर्सनालिटी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऑब्वियसली आई वुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट। मेरे दोस्त स्मोकिंग करते हैं, मेरे दोस्त ड्रग्स लेते हैं, मेरे दोस्त यहाँ जाते हैं और वैसे जगहों पर जाते हैं, लेकिन मुझ पर इफेक्ट नहीं होगा, तो दैट्स नॉट राइट। डेफिनेटली वो आप पर जो पीयर प्रेशर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो ज़रूर अफेक्ट करता है। तो यू नीड टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद अपने आप को अकाउंटेबल रखना है। सेकेंडली, काउंसलिंग एंड थेरेपी। एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, इसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, और उसको आप अपने ओन पर ट्रीट नहीं कर सकते। यू नीड टू कंसिडर अ काउंसलर और थेरेपिस्ट फॉर दैट। कि अगर आपकी जो सब्सटेंस यूज़ है वो किसी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से है, तो डेफिनेटली यू नीड हेल्प विद दैट। सो फॉर दैट, ट्रीट दैम, सीक हेल्प एंड गो टू अ थेरेपिस्ट दैट कैन हेल्प यू विद दैट। देन लास्टली, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। जैसा हमने ड्रग्स पे पीछे कॉजेज में बात की थी कि ये एक अनहेल्दी डिस्ट्रक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है जो कि इंडिविजुअल्स अडॉप्ट कर लेते हैं। सो टू काउंटर दैट वी नीड टू अडॉप्ट सम हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, कि हमें अपने इमोशंस को ना चैनलाइज करना है। कि ऑब्वियसली सैडनेस की, एग्रेशन के, हर तरह के इमोशंस एक बहुत नेचुरल पार्ट है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का। बट यू नीड टू चैनलाइज दैम टुवर्ड्स द राइट वे। कि आप फिजिकल एक्सरसाइज में अपने आप को, आपको एग्जॉस्ट करना है, आप अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में एग्जॉस्ट करो। आप हेल्दी हॉबीज ऐसी डेवलप करो कि दैट यू कैन कंसल्ट व्हेन एवर यू नीड सोलेस या पीस। आपको जब चाहिए तो आपकी हॉबीज ऐसी होनी चाहिए जिन्हें लाइक यू कैन रिफर बैक टू देम।
उसके अलावा हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में ये भी आ सकता है कि you should have a person, a trusted adult that you can talk to instead of becoming your own enemy. कि आप अपने आप को अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में, ड्रग अब्यूज में या किसी भी और तरह के अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म में इंडल्ज करने की बजाय get a trusted adult जो कि आपको इसमें हेल्प कर सके. सो इसको हमने ब्रीफली यहाँ पर इंडिविजुअल एस्पेक्ट जो है कवर किया है कि किस तरह से जो ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग सब्सटेंस यूज़ है, वो आपको कि उसकी रूट कॉजेज़ क्या होती हैं, क्योंकि जब तक हम रूट कॉजेज़ को डील नहीं करेंगे ना, अब अगर किसी इंडिविजुअल का वो सब्सटेंस अब्यूज़ में इंडल्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, तो जब तक हम अब उसकी वीकनेस वहाँ पर पीयर प्रेशर है, तो वी नीड टू टैकल विद पीयर प्रेशर. अगर हम उस इंडिविजुअल को सब्सटेंस यूज से किसी भी तरह से निकाल लेते हैं, आप थेरेपी से निकाल लेते हैं, आप किसी भी तरह से उसको उससे निकाल लेते हैं, उस एडिक्शन से निकाल लेते हैं, लेकिन आपने उसको उसके जो पीयर प्रेशर वाला उसका फैक्टर था उसको ट्रीट नहीं किया, उससे नहीं बताया कि उससे अपनी वैल्यूज, अपनी बाउंड्रीज किस तरह से स्ट्रॉन्ग करनी है, तो सूनर और लेटर वो गेन अगर सब्सटेंस यूज में नहीं है तो किसी और इसी तरह के इवल में पड़ जाएगा. तो आपको रूट कॉज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप किसी इवल की तरफ जा रहे हो तो व्हाई यू आर इंडल्जिंग इन दैट, आपको क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है, व्हाई यू आर इंडल्जिंग in that, and then you need to treat that root cause. So that was all from my side. अब आगे community aspect को cover करेंगे इन और इंशाल्लाह. अगर कोई question है तो you can note that down, and at the end of the session we'll hold a quick Q&A session and then you can ask. Thank you so much, Arfa. That was very enlightening. Personally, बहुत enlightening था. क्योंकि we learn about drug abuse generally. हम बातचीत करते हैं in our own, group discussions वगैरह. फिर कभी भी हमने इसको एक एजुकेशनल और अवेयरनेस परस्पेक्टिव से नहीं देखा, जो कि सच बात है. So now that you guys have learned about the individual perspective, I'm going to quickly give you my introduction and we can move on to the community impact of the drug culture. So, guys, my name is Noor. I am currently a student of BS Public Policy, and the reason I'm covering this topic is because I'm working with an organization called School of Leadership Foundation, जो कि UNFP और UNDP के साथ काम करी है इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए. एज अर्फा मैंशनड अर्लियर, दीज आर सोशल ईवल्स, और ये एक ऐसे सोशल ईवल हैं जिनको हम बहुत ईजिली नहीं अप्रोच करते. हालांकि इन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, और हमारे इर्द गिर्द आपको हर थर्ड या फोर्थ पर्सन में ये प्रॉब्लम मिलेगी अनफॉर्चुनेटली. तो जब हम कम्युनिटी इम्पैक्ट की बात करते हैं ना, तो ये हम नहीं डिस्कस करते. हम लोग इंडिविजुअल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बट वन थिंग दैट वी ऑफन मिस आउट इज़ द कम्युनिटी इम्पैक्ट. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वट वी मिस आउट आइदर इज़ द रिपल इफेक्ट. रिपल इफेक्ट से मेरी मुराद ये है कि एक इंडिविजुअल के ड्रग्स लेने से या ड्रग अब्यूज़ करने से पूरी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका. तो जो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं, दे आर नॉट आइसोलेटेड. व्हाट हैपन्स टू वन स्टूडेंट automatically influence the dynamics of an entire community. और पाकिस्तान में where we have closer communities, यहाँ पे हमारी ऑलरेडी आइडेंटिटी जो है ना बहुत कलेक्टिव है. हम अपने आप को अपनी कम्युनिटीज़ और अपनी बरादरी और अपने सेक्ट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, अपने रिलीजन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं. तो जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो हमारी इस कम्युनिटी से ही, क्या कहेंगे उसको, डिफाइंड है. और जब एक भी इस पूरे सोशल फैब्रिक में आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है इस स्लाइड के ऊपर, अगर आप लोग और से देखें, अगर इस पूरी सोशल फैब्रिक में से हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सी ग्रीन वाला बंदा है, इसको मैं कहती हूँ कि गिर जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एक पूरा निटेड सिस्टम है ना, दिस विल फॉल फ्लैट. एंड दैट इज़ द परफेक्ट वे टू एक्सप्लेन द रिपल इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज इन कम्युनिटीज. Since our conversation is mostly revolving around education institutions, तो हम start करते हैं by talking about how drug abuse या drugs in general impact education institutions. तो अरफा ने इसकी इंडिविजुअल जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छे से कवर किया है कि ड्रग जो है एक बंदे की पर्सनल ग्रोथ को, उसकी पर्सनल गोल्स को कैसे इफेक्ट करते हैं. पर जब हम बात करते हैं ना कि एक इंस्टीट्यूशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग डिस्ट्रप्शन की. लर्निंग डिस्ट्रप्शन से मेरी मुराद ये है कि एज आरफा सेड,
बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, लैक ऑफ फोकस आता है, एब्सेंटीज़म आता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी लर्निंग डिस्टर्ब होती है। अब एक क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चे ड्रग्स लेते हैं और 3 बच्चों की लर्निंग डिस्टर्ब होती है, तो ऑटोमेटिकली द रिजल्ट ऑफ दैट एंटायर क्लास इज गोइंग टू गो डाउन। मोर ओवर उन 3 बच्चों की वजह से जो ओवरऑल क्लास का एटमॉस्फेयर डाउन होगा, वो एक अलग सिचुएशन है। हम लोग अक्सर बैक बेंचर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको मजाक में उड़ा देते हैं, बट वी ऑफन मिस आउट ऑन द फैक्ट के बैक बेंचर्स में, या आई एम नॉट ट्राइंग टू लेबल, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग कि बैक बेंचर्स में जो जो हमारी क्लासेस के अंदर हम कहते हैं कि हर क्लास में एक ना एक ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास के माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। इनसे पूरी क्लास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एज अ स्टूडेंट हु इज़ इन यूनिवर्सिटी सेल्फ, मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को या ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके होने ना होने से क्लास में एक बहुत वास्ट इफेक्ट पड़ता है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो हम इस इफेक्ट को इग्नोर कर भी सकते हैं, बिकॉज अगेन वी आर एडल्ट इन यूनिवर्सिटीज़, बट इन स्कूल्स इन कॉलेजेस हम इस इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे वर्स्ट चीज़ जो इससे होती है वो पीयर प्रेशर है, अगेन विच आरफा हैज़ कवर्ड, कि पीयर प्रेशर इज़ अ वेरी इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ, आप कह लें ऐसा ईवल वाइफ है कि हम कोई चीज़ नहीं भी करना चाहते तो पीयर प्रेशर में आके हम लोग कर बैठते। फर्स्ट थिंग्स दैट। सेकेंड थिंग इज रेपुटेशन डैमेज। ऑब्वियसली अगर किसी इंस्टीट्यूशन में हमें ड्रग केस या किसी भी ऐसी किस्म के बारे में पता चलता है, तो उस इंस्टीट्यूशन की एक रेपुटेशन बन जाती है, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे हम पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम बच्चों को ना भेजें, स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे हमें पता है कि डिसिप्लिन इश्यूज़ हैं या ऐसा कोई इशू है। हमारी कुछ इंस्टीट्यूशंस काफ़ी फेमस हैं अपने ड्रग केसेस के लिए, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैम ओवर हियर, दैट्स नॉट आवर पर्पस। But the point over here is that this causes those institutions to become stigmatized in the eyes of parents and in the eyes of the wider society as well, which can result in fewer student enrollments. Lastly, हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिसोर्सेज शिफ्टेड। अब रिसोर्सेज शिफ्टेड में मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पे किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रग अब्यूज़ या ड्रग यूज़ का केस आता है सामने, ठीक है? तो इससे क्या होगा? What is the first thing that happens because of this? You guys can type your answers in the chat box if you want. But what is the first thing that will happen if we hear कि हाँ भाई XYZ institution के अंदर drugs पकड़ी गई हैं? So if you guys want to give a general answer, please type it in the chat box. Exactly, reputation is damaged. And one of the first thing that happens when that reputation gets damaged is that there is an immediate crackdown on that university. यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, हज़ार उसके जो है ना प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के, रिपोर्टिंग के, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। बट एट द सेम टाइम व्हाट विल हैपन इज़ कि जो उस वक्त वहाँ पे बच्चे होंगे उस यूनिवर्सिटी में जिनका पूरा सेमेस्टर चल रहा होगा, जिनकी पूरी एजुकेशन जो उनका पूरा करिकुलम चल रहा होगा, इट विल ऑल गेट डिस्ट्रक्टेड। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक स्पोर्ट्स वीक होता है तो उससे हमारी क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो एक ऐसी चीज़ से कितना बड़ा वास्ट इम्पैक्ट होगा, वो बच्चे तो यूनिवर्सिटी वापस भी नहीं आना चाहेंगे जो वैसे इन्वॉल्व होंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि इन चीज़ों से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे एज अ होल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक अगर गवर्नमेंटल लेवल से सोचा जाए तो मिनिस्ट्रीज पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मिनिस्टर्स के ऊपर बहुत खासी प्रेशर पड़ता है कि वो अब इस चीज़ को सॉर्ट करें। याद रखें कि एक इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठता है तो ऑटोमेटिकली सारी इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठेगा, ऑटोमेटिकली उस एरिया में, उस रीजन में, उस प्रोविंस में हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। ओके, तो ये हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे बात कर ली एक काफ़ी क्या कहेंगे इसको डिटेल्ड पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वेबिनार इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ और द ड्रग कल्चर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब हम बात करते हैं एक कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से। एक और इंस्टीट्यूशन जो हमारी कम्युनिटी में आ जाती है वो हमारी सोशल नेटवर्क्स हैं, फैमिली है और हमारे बाकी के कम्युनिटी रिलेशंस हैं। तो सोशल नेटवर्क्स में ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास पीयर इन्फ्लुएंस आ जाता है। ओके, अब शायद आंसर योर क्वेश्चन अभी ही कि हाउ आर द रिसोर्सेज शिफ्टेड। सबसे पहली बात, व्हेन द यूनिवर्सिटी गेट शट डाउन तो वो ये नहीं कर सकते हैं कि दे स्टॉप टीचिंग या द स्टूडेंट स्टॉप लर्निंग।
सबसे पहली चीज़ तो वो ये करेंगे कि मिसाल के तौर पे अगर यूनिवर्सिटी फेस टू फेस चल रही थी, उस पर क्रैकडाउन लग गया, वो बंद हो गई है, दे आर गोइंग टू शिफ्ट ऑल देयर रिसोर्सेज टुवर्ड्स द हाइब्रिड और टुवर्ड्स एन ऑनलाइन सिस्टम. तो दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी शिफ्टेड. फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती हैं या जब किसी भी किस्म के डिसिप्लिनरी एक्शन टेक प्लेस करता है, यूनिवर्सिटी को उसमें अपनी फुल कॉपरेशन दिखानी होती है. उसके अंदर भी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ होती हैं. उनको ऑडिट्स करवाने होते हैं. अगर आप लोग ऑडिट की टर्म से क्या कहते हैं उसको, फेमिलियर हैं, तो आपको पता होगा कि ऑडिटिंग जो है, इट रिक्वायर्स अ होल एटलीस्ट 3 वीक प्रोसेस होता है ऑडिटिंग का, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की सारे जो डाटा होता है, यूनिवर्सिटी नहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन का डाटा होता है, उनकी सारी रिसोर्सेज होती हैं, वो सब खंगाली जाती हैं. एंड यू मस्ट नो कि ड्रग अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है, एक ड्रग अब्यूज़ और एक सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इंस्टीट्यूशन की पूरी फाउंडेशन को हिला देती हैं अगर अथॉरिटीज़ उस पर प्रॉपरली एक्ट करें. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि रिसोर्सेज आर शिफ्टेड. फर्स्ट ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन चेंज होगा, उसमें रिसोर्स शिफ्ट होगा. फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेकेज और इन्वेस्टिगेशन जो होगी, उसमें रिसोर्सेज शिफ्ट होंगी. मोर इम्पॉर्टेंटली, यूनिवर्सिटी तो बंद हो जाएगी, बट उस टाइम पे जो वो रेंट देंगे, जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, वो सब भी उस चीज़ में नहीं लग रही जिसके लिए इनिशियली इंटेंडेड उसके यूजेस थे. तो और दिस इज हाउ द रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी शिफ्टेड. मोर इम्पोर्टेंटली, वो जो 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का गैप आएगा, यूनिवर्सिटीज उसको कंपेंसेट करेंगी एक और हफ्ता, एक और वीक का सेशन डाल के. पेपर्स जो पहले से स्केड्यूल्ड होते हैं, एग्जाम्स जो पहले से स्केड्यूल्ड होते हैं, वो सब कुछ मूव होंगे. तो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसोर्स शिफ्टिंग. तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन अफशा. अगर आपका स्टिल ये क्वेश्चन है, प्लीज जस्ट ड्रॉप इन अदर नोटिफिकेशन इन द चैट बॉक्स में, एंड में इसको आंसर कर दूंगी. ठीक है. ओके. नाउ कमिंग टू द सोशल नेटवर्क, फैमिली एंड कम्युनिटी रिलेशंस. सोशल नेटवर्क, फैमिली एंड कम्युनिटी रिलेशन में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ जाती है वो पीयर प्रेशर है. अगेन समथिंग दैट अरफा हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल कि पीयर प्रेशर जो है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. बट एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट करनी, आई थिंक अरफा इज ऑल्सो पॉइंटेड इट आउट, बट वो ग्रुप नॉर्मलाइजेशन है ऑफ ड्रग यूज़. एज शी सेड कि हमने इसको एक कूल कल्चर बना दिया है कि कोई ड्रग्स करते हैं तो वो हमें बहुत कूल लगता है. अब तो ड्रामे हम दिखाते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर जिसमें ड्रग्स हम एज नॉर्मल पोर्ट्रे करते हैं. एक बहुत फेमस ड्रामा था, मिड समर क्योस था आई थिंक, जो सारिम अहमद ने आई थिंक उसको डायरेक्ट किया था. उसमें हम देखते हैं कि पार्टीज और ड्रग कल्चर इज सो कॉमन, और हम दिखाते हैं कि भाई जो ड्रग्स नहीं करते उनको वो अनकूल और रिलीजियस और बैकवर्ड्स बुलाते हैं. तो ये हमारा एक और बहुत बड़ा सोसाइटल इम्पैक्ट है कि हम देखिए, मैं ऑलरेडी इन द स्टार्ट ऑफ दिस इन स्टार्ट ऑफ माई पार्ट बता चुकी हूँ कि हमारा पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है ना, वो डिफाइंड है हमारी रिलीजियस और हमारी कल्चरल एथनिसिटी से. मतलब कि अगर हम किसी सेक्ट से बिलोंग करते हैं तो हम उससे आइडेंटिफाइड हैं. हम किसी कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हम उससे आइडेंटिफाइड हैं. अगर हम पख्तून हैं, अगर हम पंजाबी हैं, अगर हम बलोच हैं, तो दीज आर आइडेंटिफिकेशंस. हमारा सोशल फैब्रिक हमारे कल्चर से आइडेंटिफाई होता है, कि हमारे रिलीजन से आइडेंटिफाई होता है. जब हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं इन चीज़ों की, हम उस कल्चर को फ्रॉम इट्स वेरी फाउंडेशन ब्रेक कर देते हैं. यानी कि हम अपने सोशल फैब्रिक को कम्प्लीटली, कुछ कल्चर्स हैं जिसमें ड्रग कल्चर है, इट एग्जिस्ट, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स नॉट द ड्रग कल्चर जो आज के दौर में, ये आइस या हेरोइन वगैरह किसी कल्चर में नहीं है. ऑल राइट. क्योंकि हमारे जो सारे कल्चर्स हैं वो एक रिलीजन से स्टेम करते हैं, और उस रिलीजन में ये अलाउड नहीं है. अगेन द रीजन आई एम ब्रिंगिंग रिलीजन इन दिस कॉन्वर्सेशन इज बिकॉज हमारी कम्युनिटी रिलीजन से स्टेम करती है. फिर फॉर्मिंग ऑफ रिस्की सब कल्चर्स इन स्कूल्स ऑफन रीइंफोर्स बाय सोशल मीडिया. अगेन ये जो बात मैंने की कि हमारे ड्रामाज, हमारा सोशल मीडिया, ये एक कल्चर को प्रमोट कर रहा है, ड्रग कल्चर को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज इट्स बिकमिंग द न्यू कूल. तो ये एक नॉर्म बनता जा रहा है विच वी डोंट वॉन्ट. ठीक है. हम नहीं चाहते कि ये हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी कम्युनिटीज में बिल्ड हो रहा है. एंड बिकॉज इट इज बिल्डिंग, इट इज प्रमोटिंग वेरी रिस्की बिहेवियर्स. आपने एक बात याद रखनी कि ड्रग का जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है, जैसे अरफा ऑलरेडी बता चुकी है इंडिविजुअल के ऊपर, वो अनकॉन्शियस बिहेवियर होता है, सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है. उससे सिर्फ हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा, उससे जैसे हम अपने आप को सोसाइटी में कैरी करते हैं उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है.
ठीक है। हमारे पास काफ़ी पिछले कुछ इन समर वेकेशन के महीनों में ऐसी बहुत सिचुएशंस आई। हमने काफ़ी सिचुएशंस देखी। कोई बंदा अ, सड़क के ऊपर कपड़े उतार के घूम रहा है। कोई बंदा चरस पी के, चरस सॉरी चरस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल फॉर्म ऑफ ड्रग, लेकिन कोई बंदा ड्रग्स लेके गन गन उठा के तो किसी होटल रूम में घुस गया है। तो ऑल ऑफ दीज आर, यू शुड वेरी मच नो कि दीज आर ऑल इम्पैक्टिंग आवर कम्युनिटी रिलेशंस एंड ऑल्सो द कम्युनिटी एज अ होल। फिर फैमिली के ऊपर और हमारे अपने जो सर्कल्स होते हैं उस पे सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। मैं आपको एक जेन्युइन रियल लाइफ स्टोरी बताती हूँ एक बंदे की। आई विल नॉट गिव यू द नेम्स, पर एक जेन्युइन स्टोरी बताती हूँ कि देयर वाज समवन जिन्होंने ना बहुत ड्रग अब्यूज़ की, who became addicted to these medicinal drugs. He used to work in a pharmacy and he became addicted to medicinal drugs. अब उनके एक दोस्त थे जो उन पे जान छिड़कते थे। तो उस दोस्त ने, they were childhood friends, उस दोस्त ने एड़ी छोटी का जोर लगाया। द फर्स्ट ईयर दे स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स, उस दोस्त ने उनको उस ड्रग से हटाया। फर्स्ट थिंग दे डिड वाज दिस, कि उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि तुम मेरे पास आके काम करो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें बेहतर ऑप्शन दूंगा अदर देन दिस फार्मेसी एंड एवरीथिंग, और तुम जो हो मेरे पास आके काम करो। दैट पर्सन स्टार्टेड वर्किंग विद देयर फ्रेंड। वाइल वर्किंग विद दैट फ्रेंड, वो कहीं पे स्टिल दे वर डूइंग ड्रग्स, और उस दौरान अपनी सब कॉन्शियस में अपनी ड्रग्स की एडिक्शन को पूरी करने के लिए अपने दोस्त के ऑफिस से उन्होंने डकैती कर, डकैती ऐसे उन्होंने पैसे मारने शुरू कर दिए। ठीक है, पहला केस सिनेरियो ये हुआ। उनके दोस्त ने फिर भी ये बात जानी दी, उनकी दोस्त ने उनको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जमा करवा दिया कि भाई चलो हो सकता है रिहैब में रहे तो देखे ही कैन गेट बेटर। रिहैब में जाने के बाद वो वापस आए, एक साल रिहैब में रहे। ही केम बैक, ही वॉज अ लॉट बेटर। 2 साल ही वॉज आउट ऑफ रिहैब एंड ही वॉज गुड। अगेन ही गॉट इन टू ड्रग्स, एंड दिस टाइम आफ्टर गेटिंग इन टू ड्रग्स ना वो इन्वॉल्व हो गए एक सेक्ट के साथ, और ना उन्होंने कहा कि भाई मैं इस सेक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड द पॉइंट इज दिस के, अच्छा मुकद्दस आप बार बार अटेंडेंस फॉर्म का पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं दिस नो अटेंडेंस फॉर्म। हम एंड में स्क्रीनशॉट लेंगे द पार्टिसिपेंट्स की और बस उनके नाम से हम सर्टिफिकेट सर्कुलेट करवा देंगे। तो प्लीज स्टे इन द ग्रुप इन द कॉल टिल देन। तो उस बंदे ने फिर उस सेक्ट के साथ एसोसिएट किया। उनके दोस्त को ये बात पता चली, उनके दोस्त दोबारा आए। अब वो बंदा दोबारा एक रिहैब सेंटर के अंदर है, और उस बंदे की रिहैब की तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर उनका दोस्त खुद दे रहा है। एक बात मैं इधर बताना चाहूंगी कि ये एक्सेप्शंस होती हैं, आपको हर बंदे को ऐसे दोस्त नहीं मिलते। बट द पॉइंट इज दिस कि आप सिर्फ ये देखें कि कितना सोशल स्ट्रेन है। उस बंदे की फैमिली ने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उसको अबैंडन कर दिया, उसको हटा दिया, बिकॉज उस बंदे ने अपनी फैमिली के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा दिया था। बट द पॉइंट इज दिस कि उस बंदे की वजह से उसकी फैमिली को, उसके फ्रेंड को, ओवरऑल उनके इनके जितने लोग होंगे सबको कितना स्ट्रेन खाना पड़ा, ओनली बिकॉज ही वॉज ऑब्सेस्ड विद ड्रग्स। तो ये कुछ कम्युनिटी इम्पैक्ट्स हैं जो कि आप अपने इर्द गिर्द कहानियाँ पढ़ेंगे, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इस स्टोरी के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि ड्रग डीलिंग से क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसी स्टोरी के थ्रू आपको पता चल गया होगा। तो दीज आर ऑल द कम्युनिटी इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रग यूज़, जो कि हम लोग एक जनरली बात करते हैं कि भाई ड्रग कम्युनिटी को कैसे इफेक्ट करती है, और ये रिपल इफेक्ट होता है। एक बंदा इफेक्ट होता है और ऑटोमेटिकली उससे पूरी कम्युनिटी इफेक्ट होती है। मैंने एक बंदे की अभी आपको कहानी सुनाई, उसे एक बंदे की वजह से उसकी फैमिली इफेक्ट हुई। उसकी फैमिली पे जो मेंटल टोल पड़ा वो अलग, और उसके दोस्त के ऊपर जो टोल पड़ा वो अलग, फिर उसके दोस्त की कंपनी के ऊपर जो टोल पड़ा क्योंकि उसने वहां से पैसे मारे थे वो अलग। द पॉइंट ओवर हियर इज it creates a ripple effect. One person taking a bad decision will always impact the whole society. सही हो गया। तो अब हम बात करते हैं, हम इस पूरी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करते हैं। आरफा, आई वुड लाइक यू टू प्लीज अनम्यूट योर माइक एज वेल, और मैं भी होस्ट में जाके आप सबके माइक्स अनम्यूट कर देती हूँ। आप लोग काइंडली रिएक्शंस में से पहले अपने हाथ रेस करें और हम आपको एक ऑप्शन देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। सारा ने क्वेश्चन किया है कि माय क्वेश्चन इज दैट ऑल ऑफ अस, इवन द गवर्नमेंट, नो अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज, so why is the government not taking any actions to overcome it? Everyone talks about the impacts of drug culture but nothing is practical. What would you say about this? पहली बात तो ये सारा कि impacts of drug culture are always practical, as I already mentioned कि वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट के एक्शन लेने की, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री कि हमारी गवर्नमेंट इनके ऊपर
उतना एविड रिएक्शन नहीं लेती जितना उसको लेना चाहिए. एज अ यूथ, एज स्टूडेंट्स एंड एज एनी वन इन एनी NPO NGO, वी कैन ओनली रेज अवेयरनेस अबाउट दिस. और हम कोई सोशल सेटअप्स कर सकते हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, या रिहैब सेंटर्स बना सकते हैं. जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, इट कैन, वो अब उनके ऊपर है कि वो इसको कैसे डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज कि हाउ डज द ड्रग यूज अफेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड लाइक LGBTQ एंड एथनिक रेशियल. है, हाउ डज ड्रग अब्यूज अफेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड लाइक LGBTQ एंड एथनिक रेशियल. इकरा, आई एम रियली सॉरी, बट कुड यू प्लीज रीफ्रेज योर क्वेश्चन, या आप अपना माइक अनम्यूट करके हमें इसको थोड़ा समझा देंगी, because I don't think I understood your question. Please do so and I will be grateful. अगर किसी और ने सवाल पूछना है तो प्लीज़ आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, बट प्लीज़ रेज योर हैंड फर्स्ट. हम आपका नाम लेंगे, आप कीजिएगा माइक अनम्यूट पे.